हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा की क्लास 8 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। डेट आप लिखेंगे बच्चों इस वर्कशीट की 11 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कुमार क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पार्ट 2। हम डिस्कस करें व्यापार से साम्राज्य तक, और आज की वर्कशीट का विषय है उपविषय कंपनी का फैलता शासन। तो देखते हैं इसमें हमारे पास हम पढ़ेंगे आरंभिक काल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीधी लड़ाई किस प्रकार हुई अंग्रेजों के और भारतीय राजाओं के बीच में, मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ, और मराठों की लड़ाई पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। उसके बाद हम करेंगे इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन आंसर। तो देखते बच्चों, पहले हम पढ़ते इसमें आरंभिक काल, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। तो 1764 के बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जो रियासतें थी वहाँ पे अपने कुछ रेजिडेंट नियुक्त कर दिए, जो कि वहाँ के राजनीतिक और व्यावसायिक काम देखेंगे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों की भीतरी सीमा में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये सभी चीज़ें भी कंपनी के अवसर त्याग करना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ रेजिडेंट नियुक्त किए और धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय के राज्यों में दखल अंदाजी देना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ भारतीयों को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। सहायक संधि क्या थी, पढ़ते इसके बारे में। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपने स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। तो सहायक संधि में क्या था कि जो राज्य थे उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। तो इसमें क्या था कि जो राजा थे उन्हें सेना के लिए कंपनी को कुछ पैसे देने होंगे, तभी उन्हें कुछ सेना मिलेगी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी, ठीक है। जो उनका इलाका था वो उनके अंदर आ जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ले लेती थी। अगर भारतीय शासक, ठीक है, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। जो अवध के नवाब थे 1801 में, उन्हें भी अपना आधा इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा, क्योंकि वो जुर्माना नहीं दे पाए थे अंग्रेजों को, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन ले गए। तो यही आधार था कि उन्होंने भी क्या कहते हैं, सहायक संधि के लिए जो रकम अदा करनी थी वो नहीं दे पाए थे। नेक्स्ट है सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में भारत शक्ति अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इससे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जब अंग्रेजों पर उन्हें लगने लगा कि उनके राजनीतिक और आर्थिक जो काम है उसमें वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, या उनको सैनिक टकराव होने लग गया, ठीक है। तो उसमें पहले पढ़ेंगे मैसूर का टीपू सुल्तान का। हैदर अली 1761 से 1782, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जो कि 1782 से 1793 तक रहे थे। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था, ठीक है। तो ये दोनों राज्यों के काल में जो मैसूर था वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। मालाबार तट पर होने वाले लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां पर कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को रोक दिया। तो इसमें क्या था कि 1785 में टीपू सुल्तान ने मालाबार जो बंदरगाह थी वहाँ से अंग्रेजों के लिए जो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची जाती थी उसको बंद करा दिया, उनका एक काम बंद करा दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। ये काम भी किया टीपू सुल्तान ने। तो इससे क्या हुआ, सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण
किया और उसने क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती की और उसके साथ साथ मिलकर अपनी सेना को मजबूत कर लिया बच्चों। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की को 4 बार, ठीक है, 4 बार युद्ध हुए थे, जंग हुई। तो सुल्तान से अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, जिसमें क्या हुआ, श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राज का पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई। ठीक है, मतलब टीपू सुल्तान 1799 में मार गया और उसके बाद जो उसका पुराना राजा था वोडियार, उसको ही वहाँ का राजा बनाया गया और वहाँ पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब है मराठों की लड़ाई। 18वीं सदी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। वो मराठों के बारे में सोचने लगी थी कि मराठों को भी अपने कब्जे में ले ले। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर-चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की भागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। तो 1761 में जब मराठों की हार हुई तो उन्होंने क्या किया, उनका जो राज्य था वो अलग अलग राज्यों में बट गया और वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे राजवंशों के हाथों में चला गया। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। ठीक है, सभी पेशवा के अंदर काम करते थे। पेशवा एक राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था जो पुणे में रहता था। ठीक है, जो पेशवा था वो पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। तो इसमें 2 मराठा योद्धा के नाम बताए गए, महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहले युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। तो पहला जो युद्ध हुआ था उसमें मराठा और अंग्रेजों के बीच में किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई थी। उसमें एक संधि होकर वो ख़त्म हो गया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो 1830 से 1805 के बीच में हुआ था, कई मोर्चों पर लड़ा गया, मतलब कई कारणों से लड़ा गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तो सेकंड मराठा युद्ध में क्या हुआ कि उड़ीसा आ गया और दिल्ली और आगरा के कुछ एरिया अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दिया गया। तो जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा पूरी तरह से हार गए थे बच्चों। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। ठीक है, तो पेशवा को जो हार गए तो उसको कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया। अब इंडिया के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था और इस प्रकार धीरे धीरे दक्षिण में पूरे भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। आंसर देखते हैं इसका हम। तो इसमें आप लिखेंगे जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की सुरक्षा मिलती थी जो सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी देते थे। अगर आप यहाँ से अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका आधा इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थी, इस लड़ाई का क्या परिणाम हुए। आंसर लिखते हैं हम इसका। तो इसमें लिखेंगे तो टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत ने टीपू सुल्तान ने कंपनी को, यहाँ से लिखेंगे अब ये खाट देंगे, टीपू सुल्तान ने कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को रोक दिया और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के व्यापार रोक दिया। यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज, बस यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। इसको आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आप काट देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे और ये संघ किस प्रकार से शासित
थे। आंसर लिखते हैं इसका हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश, यहाँ से काट देंगे इसको, लिखेंगे उसके बाद यहाँ से, इसके बाद लिखेंगे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे ये सारे सरदार, ये काट देंगे आप, ये काट देंगे सारा, के सदस्य थे, यहाँ तक लिखेंगे उसके बाद आप। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, और स्टार्टिंग में आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो देखते हैं मराठों को किस प्रकार अधीन किया उन्होंने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक के बाद कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो और उसके बाद लिख लेंगे, पहला युद्ध 1782 में सालबई संधि के साथ समाप्त हुआ, ये काट दे, इसमें कोई जरूरत नहीं इसका। सेकेंड है दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, ये भी काट दे, ये भी काट दे। इसके बाद लिखें, इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा यमुना के, ये भी काट दे। तो आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और अंततः 1800, ये भी काट दे। इसके बाद ये लिख दे, 1817 से 1819 के तीसरे युद्ध में पूरी तरह से कुचल दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छे से समझा देती हूँ आपको। करना क्या आपको, पहले यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये काट देंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो छोटा छोटा मैंने इसको काट दिया ताकि आपको बड़ा क्वेश्चन ना लगे। ठीक है, जो मैंने काटा इसको आप नहीं लिखेंगे, वाला पार्ट आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी बड़ी वर्कशीट थी तो इसको आप अच्छे से समझ लें, कोई पार्ट आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से सुन लें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से समझ लें कि आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी बच्चों। वर्कशीट अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है बच्चों इस वर्कशीट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।